रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह सवेरे आज की सुबह की बहुत ही स्पेशल बात है। वो स्पेशल बात क्या है आज की सुबह की, वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मगर इसके साथ साथ स्पेशल बात के साथ साथ एक अच्छी बात भी, क्योंकि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि सुबह सवेरे उठते ही हमारे पास कुछ इनोवेटिव सी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस होने चाहिए, या फिर कुछ पॉजिटिव ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम बुनियाद बना के अपने सारे दिन को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इसी तरह से ख्वाब के बारे में, ख्वाब जागती आंखों से भी देखा जा सकता है, बंद आंखों में भी ख्वाब आते हैं, मगर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ख्वाब देखता है, कुछ गोल्स अपने इर्द गिर्द बनाता है और कोशिश करता है कि उनको अचीव भी किया जाए। इनको अगर कहा जाए गोल्स भी कहा जा सकता है, इनको ख्वाब भी कहा जा सकता है। हर शख्स को ख्वाब देखने का हक होता है, मगर अपने उस ख्वाब को आप पाया तक मिल तक पहुँचाने के लिए कितने मजबूत इरादे के साथ, कितने पुख्ता अज़्म के साथ आप आगे बढ़ रहे होते हैं और कितनी आप पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो बड़े बड़े ख्वाब हर शख्स देखता है, मगर आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप कितने पॉजिटिव हैं, नेगेटिविटी आपसे कितनी ज़्यादा दूर है, आपका अज़्म कितना पुख्ता है, आपका इरादा कितना मजबूत है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जब वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो यकीनन आप जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ख्वाब देखते हैं उनसे आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से कोशिश करें, बड़े ख्वाब देखें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ, एक मजबूत अज़्म आपके अंदर होना चाहिए। और आज अगर सारे दिन में आपने कुछ सोचा हुआ था कि जी ये मेरा काम है, आज ये मैंने करने जाना है, या आपको लगता है कि इस पूरे वीक में मेरा ये चीज़ें मिस हो गई हैं और फिर संडे आ रहा है, संडे के बाद आप कहते हैं कि मंडे को एक नई इनोवेशन, एक नई मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बड़े ख्वाब देखें, फ़तह याब होने के लिए मेहनत करें, पुख्ता इरादा करें, अज़्म आपका होना चाहिए, मजबूत इरादे आपके होने चाहिए, तो फिर आप किसी भी चट्टान से, किसी भी पहाड़ के साथ आप टकरा सकते हैं। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान की सच्ची बात को लेकर आप अपने सारे दिन को बेहद हसीन और खूबसूरत भी बनाएंगे। मगर इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बड़े ख्वाबों की बात की है, इसी तरह से एक ऐसी शख्सियत, अगर आज की खूबसूरत सुबह की मैं बात करूं तो एक ऐसी शख्सियत जिसने बड़े ख्वाब देखे, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक प्लान तैयार किया, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर गए और उसके लिए भरपूर मेहनत भी की। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक, जो आज नौजवान, हर यंगस्टर, हर बूढ़ा, हर बच्चा जिसके वो बेहद फेवरेट हैं, उनके जहन में आता है कि जी फ़लाना शख्स है, उस शख्स ने अपनी इतनी मेहनत की कि अपने ख्वाबों को पूरा किया। तो खान साहब हमारे लिए कैसी ज़िंदा मिसाल है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हम सब लोगों के लिए, पूरे कौम के लिए एक ज़िंदा मिसाल है, जिन्होंने एक अज़्म का इज़हार किया और उसके ऊपर मेहनत की और फिर अपने ख्वाबों की तकमील तक पहुँच गए। ठीक है, एक कामयाब क्रिकेटर का सफ़र रहा, एक कामयाब वज़ीर-ए-आज़म का सफ़र रहा और इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान जितने भी गर्दाब के अंदर चला जाए, वो इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाल लेंगे। तो आज हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 67 बरस के हो गए हैं और ज़बरदस्त आज उनका जन्मदिन है, सालगिरह है आज उनकी। ये मेरे सर पे जो आप कैप देख रहे हैं ना, ये भी बड़े प्यार से हम लोगों ने बुलाई और यहाँ पे बेशबहा मेरे पास बाजे हैं और मज़ेदार किस्म का केक है जो आज हम कट करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले इसके साथ साथ बाजे बजा देती हूँ और बता देती हूँ ये मेरी टीम की तरफ से है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday खान साहब, happy birthday to you। ज़बरदस्त जी, बहुत मज़ा आया हमें और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने भी खान साहब के बर्थडे को एंजॉय किया होगा। और ज़बरदस्त किस्म की आज बर्थडे है, इसलिए मेरा मूड भी बड़ा ज़बरदस्त है और खान साहब भी देख रहे होंगे। साथ बात हो जाए कुछ उस मैच से मुताल्लिक भी, जिसके बाद आज हम फिर ये मीठा खाने वाले हैं क्योंकि खान साहब का बर्थडे भी है और इसके साथ साथ हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ भी मिलने वाली है मैच से मुताल्लिक और उम्मीद करते हैं अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है आज, T20 सीरीज़ का आगाज़ लाहौर से हो रहा है
और वनडे मैचेस हैं, 3 मैचेस की ये सीरीज है। लेट्स सी पाकिस्तान बीट करता है या फिर श्रीलंका के खिलाड़ी हमें ज़्यादा हावी नज़र आते हैं। मगर इस सारी सूरत हाल में क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है, वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, रूट्स कितने ज़्यादा मुख्तलिफ है। क्योंकि कल मैं कज़ाफ़ी की साइड पर गई थी मगर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कल बड़ा शदीद रश है और आज उससे भी ज़्यादा बिगड़ती हुई सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। मगर सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, रूट्स कौन कौन से दिए जाएंगे, खिलाड़ी कितने एक्टिव हमें नज़र आएंगे या फिर शायकीन जो मैच देखने जाएंगे वो कितना ज़्यादा पुरजोश होंगे, डेफिनेटली उससे मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे। दोनों ही लाहौर से हमारे साथ दुआ मिर्ज़ा मौजूद होंगी, सुहेब शाहिद मौजूद होंगे। इन दोनों से जानते रहेंगे। सबसे पहले हम सुहेब से बढ़ते हैं, सुहेब की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सुहेब, मुझे बताइए कि आप इस वक्त हैं कहाँ पर मौजूद और कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? आप कज़ाफ़ी के बाहर मौजूद हैं या फिर सिक्योरिटी के हवाले से आप हमारे साथ प्लान शेयर करने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज होने वाली पाक श्रीलंका टाकरे की तो इससे पहले 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ जो है वो कराची में हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी 2-0 से हासिल किया है। एक मैच जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो सका और अब T20 मैचेस में टाकरा होने जा रहा है। चौकों और छक्कों की बरसात जो हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में अभी चंद घंटे बाद देखने को मिलेगी। मैच आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा, 6 बजे मैच का टॉस होगा और इस हवाले से इंतज़ामात कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी पूरे कर लिए गए हैं। लाहौर में भी इंतज़ामात मैच के हवाले से पूरे कर ली गए हैं। श्रीलंका की टीम को भरपूर तरीके से वेलकम करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भरपूर तरीके से वेलकम करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से उन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की, श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरों के बड़े बड़े बैनर्स जो है वो रोड्स के ऊपर लगा दिए गए हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम के तरफ में लगा दिए गए हैं। जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो गेट है उसके दाएँ और बाएँ जानिब पाकिस्तान और श्रीलंका के बड़े बड़े झंडे जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं और यहाँ पे उन्हें भरपूर तरीके से वेलकम किया जाएगा। कल शाम को श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस भी की थी और आज शाम जो है वो पहला टाकरा T20 मैच का होने जा रहा है। अगर सिक्योरिटी के इंतजामात की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पे लोग जो है तकरीबन 3 बजे के करीब जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम के गेट शायकीन के लिए खोल दिए जाएंगे। शायकीन जो है वो 3 बजे के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिल हो सकते हैं, जबकि जब टॉस हो जाएगा, टॉस होने के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। जबकि सिक्योरिटी के ऊपर एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस, इसके अलावा डॉल्फिन फोर्स और जबकि टीम की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज जो है वो फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे वॉक थ्रू गेट के जरिए शायकीन की चेकिंग की जाएगी और चेकिंग करने के बाद सख्त सिक्योरिटी से गुजारने के बाद उन्हें स्टेडियम में दाखिल की इजाजत मिलेगी। जबरदस्त है, आज जबरदस्त मैच भी देखने को मिलेगा और इसके साथ सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी प्लान तो तरतीब दे दिया गया है, मगर अवाम ने क्या सोचा है भाई, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो दुआ की तरफ बढ़ते हैं। दुआ, मुझे ये बात सबसे पहले कि मौसम कैसा है? क्या मौसम हमें कराची वाले तेवर तो दिखाने वाला नहीं है कि जिस तरह से वहाँ पे बारिश ने मैच को डिस्टर्ब कर दिया था? और लाहौर का मौसम अभी कैसा है? बारिश की प्रेडिक्शंस मौजूद हैं या नहीं है? धूप निकली हुई है, गर्मी तो नहीं महसूस हो रही? और अवाम का जोशो खरोश आपको कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सरवत, कराची की तरह लाहौर में भी अब्रे गरम के चांसेस बहुत ज़्यादा है। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है कि आज भी शाम में बारिश हो सकती है, जबकि अगले 2 मैचेस में मौसम खुश्क रहेगा। अभी तो धूप निकली हुई है लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कोई दोपहर के बाद जो है मौसम खुशगवार होना शुरू होगा और फिर बारिश के भी वाज़ेह इम्कानात आज मौजूद है। लेकिन लाहौरी तो यही दुआ करें कि मौसम अच्छा रहे लेकिन बारिश ना हो और शायकीन क्रिकेट और फिर जिंदा दिलाने लाहौर का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा परफेक्ट है। लोग बहुत पुरजोश हैं और लोगों का यही कहना है कि मैच कोई भी जीते, श्रीलंकन टीम जीते, पाकिस्तान जीते, जीत तो अमन की हो चुकी है। और अगर आपको मैं बताऊं इंतजामात के हवाले से तो उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। 4 जगह पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में, लिबर्टी में, इसके अलावा FC कॉलेज में एक स्टैंड बनाया गया है, जामे श्री पार्क में एक स्टैंड बनाया गया है। वहाँ पर शटल बस सर्विस जो है, जो 68 बसेस जो हैं वो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में लाएंगी और सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं। अच्छा दुआ, मुझे ये बताएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच होने जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद है शायकीन की जो आपको लगता है आ सकती है? कितनी बड़ी तादाद में टिकट्स हैं मैच से रिलेटेड जो कि बिक चुके हैं और कितनी कैपेसिटी स्टेडियम के अंदर मौजूद है? कितनी बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और मैच को एंजॉय कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, 14 रोज का टाइम था जब टिकट्स बिकनी थी, तो हमने देखा कि पहले 2-3 दिनों में ही 500 वाली टिकट तो हाथों हाथ बिक गई। उसके बाद लोगों ने महंगी टिकट भी ली, ब्लैक में भी टिकट्स में ली, क्योंकि शायकीन क्रिकेट का जज्बा जो होता है वो हमेशा ही जीतनी होता है, और अगर लाहौर में मैच है तो जिंदा दिलाने लाहौर कभी भी इस चांस को मिस नहीं करता। इसलिए अभी तो बहुत सुबह का टाइम है, अभी से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया, और छोटे छोटे बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। किसी ने पाकिस्तान की किट पहनी हुई है, कोई श्रीलंकन टीम को सपोर्ट करने के लिए वो ड्रेस पहन के आएगा। तो जैसे जैसे टाइम ज्यादा होगा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दुआ मिर्जा, शाहिद, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है मैच कोई भी जीते, श्रीलंकन टीम यहाँ से अच्छी और खूबसूरत यादें लेकर वापस जाएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया। और आज के मैच में बिल्कुल भी हमें डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, खचाखच भरा होना चाहिए आज का स्टेडियम, ताकि मजा आ जाए वहां पे खेलने वालों को भी और देखने वालों को भी। हादसा की तो बात कर रहे होते हैं, और उस्ताद के मकाम की अगर बात करें तो यकीनी तौर पे उसको कम्पीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक उस्ताद आपकी शख्सियत बना रहा होता है, एक उस्ताद आपकी तरबियत कर रहा होता है, एक उस्ताद आपके जहन को पुख्ता कर रहा होता है। आपके साफ जहन की उस तख्ती के ऊपर, उस स्लेट के ऊपर उस्ताद वो लिख रहा होता है जो आपकी सारी ज़िंदगी में आपके काम आता है। कुछ ऐसे ही असातिज़ा से मुतालिक मैं आज बात करूँगी, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके बाद हम कहते हैं कि शायद इस किस्म के असातिज़ा हमें अब मुयस्सर नहीं, हमें मिलते नहीं। जिन असातिज़ा की मैं बात करने वाली हूँ या इसकी वजूहात क्या है, मैं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूँ उस्ताद के मकाम से मुताल्लिक, कि कहीं पर उस्ताद से तशद्दुद की बातें भी आती मगर कहीं पर प्यार भी बेइंतहा है। ज़रा ये आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे, ये सारे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और छोटा बच्चा हमेशा कहा जाता है जन्नत का फूल होता है, क्योंकि वो मासूम होता है, उसके अंदर जो होता है उसके बाहर भी वही होता है। ये एक उस्ताद हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं, और उस्ताद की आंखें भी नम हैं, आंसू हैं उस्ताद की आंखों में भी, मगर आप देख रहे हैं लड़के हों या लड़कियां, बच्चियां हैं या बच्चे, सभी अश्कबार है। क्यों? क्योंकि ये वो उस्ताद हैं जिसने उन्हें प्यार दिया, और ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मानूस थे इस उस्ताद से। आज रिटायर अगर ये शख्स हो रहे हैं, ये उस्ताद आज रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि वो तकलीफ़ जो आंख में आंसू की शक्ल में निकल कर आई है सामने, वो दोनों अतराफ़ पे है। वो उस्ताद की भी आंखों में भी है, और वो पूरे स्कूल में मौजूद बच्चों की आंखों में भी आपको नज़र आ रही है। अभी इन उस्ताद से मुतालिक तो मैंने आपको ये क्लिप दिखाया, मगर एक और क्लिप है वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी उस्ताद के मकाम से मुतालिक है, कि एक तरफ तो एक शख्स रिटायर्ड होता है, उस्ताद रिटायर हो रहा है, तो उसको किस तरह से आंखें नम हैं जिसमें रुखसत किया जा रहा है। एक दूसरी तरफ भी एक उस्ताद रिटायर हो रहा है, मगर यहाँ पे रुखसत करने का मामला कुछ और तरह का है। ये भी आप अपनी वीडियो में भी देख सकेंगे कि किस तरह से इस उस्ताद को भी जो है वो गुड बाय कहा जा रहा है या खुदा हाफिज़ कहा जा रहा है। ये वो बेंचेस हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं, ये वो बेंचेस हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठ के अपना काम करते हैं, और सामने खड़ा उस्ताद उन्हें तरबियत उनकी करता है, उन्हें पढ़ाता है। मगर आज ये रुखसत होने जा रहे हैं, तो देखिए कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हाथों में फूल लिए इस उस्ताद को रुखसत कर रहे हैं। इस उस्ताद का मकाम ज़रा जानने की कोशिश कीजिए। नौजवान लड़कों को कहा जाता है बड़े लाउबाली से होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, मगर एक उस्ताद किस तरह से फूलों की चादर के अंदर रुखसत किया जा रहा है। और यकीनी तौर पे ऐसे असातिज़ा की कमी हर जगह पर इंसान महसूस भी करता है। और एक उस्ताद कितनी मोहब्बत के साथ आपको पढ़ाता है, कितनी मोहब्बत के साथ आपकी तरबियत करता है, उसका नज़ारा हमें सिर्फ चंद जगहों पर ही मिलता है। तो ये उस्ताद भी हमारे साथ एक होंगे और इनसे भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ, और उसके बाद फिर हमारे साथ डिंगा गुजरात से मियाँ मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद होंगे। ये एक उस्ताद हैं और इनसे मुतालिक बात करेंगे कि इतना प्यार, इतना खुलूस उन्हें कहाँ से मिला। सर, थैंक यू सो मच। एक उस्ताद, कभी एक वक्त था कि उस्ताद के साथ हम बात करते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। आज
मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा अपने आप को छोटा महसूस कर रही हूँ कि ये वो उस्ताद है जिससे मैं तरबियत नहीं हासिल कर सकी, मैं नहीं पढ़ सकी, और इस उस्ताद से फैज़ हासिल किया उन तमाम बच्चों ने, जिसकी वीडियो भी हमने अपने देखने वालों के साथ शेयर की। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, मगर मैं अपने दीगर मेहमानों का तारुफ भी अपने देखने वालों के साथ करवा दूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, अक्सर हमारे स्टूडियो में फैज़ देने आते हैं और अक्सर गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर अकील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। इसके साथ साथ हमारे साथ साबिका वीसी हैं युवास डॉक्टर नवाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का। और डॉक्टर जमील अनवर, ये भी साहब का वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। माहिर तालीम डॉक्टर मुस्तगीथ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर मुस्तगीथ साहब आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। और मुसन्निफ़ा और शायरा हैं बीना गोविंदी साहिबा, उनसे उस्ताद के मकाम और उसके रुतबे से मुतालिक भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बीना साहिबा आपके भी वक्त का। तो मेहमानों से तो मैं आगाज़ करती हूँ, आज एक उस्ताद से आगाज़ करते हैं। आरिफ साहब, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है मैं महसूस करी कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस्ताद की अहमियत पर तो बात होगी, मगर ये इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपने अपने तमाम स्टूडेंट से हासिल की। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने आपको रुखसत किया, तो ऐसा क्या जादू आपने अपने असातिज़ा के, अपने स्टूडेंट्स के दिलों में जगाया हुआ था कि आखिरी वक्त में वो आपके लिए अश्कबार भी थे, गमज़दा भी थे, और आपको मोहब्बतों के साथ रुखसत भी किया? जज़ाकल्लाह, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बखसूस 92 चैनल्स का, कि आज असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने मुझे भी अपनी खुशियों में शामिल किया। दरअसल बात यह है कि मैंने 32 ईयर्स का अरसा बहैसियत टीचर गुजारा। मैं इससे पहले कि लोकल गवर्नमेंट में जॉब करता था, 10 साल उधर मैंने जॉब की, वहाँ पे रिज़ाइन करके मैंने टीचिंग का शोबा जो है वो इख्तियार किया। लेकिन टीचर बनने के बाद मैंने यह अहद किया कि मैं ऐसा काम करूँगा कि जो तलबा मुझसे तालीम हासिल करेंगे वो हमेशा के लिए मुझे याद रखेंगे। मैंने इंतहाई खलूस के साथ अपना सारा वक्त जो है वो तलबा की तालीम और तरबियत में गुजारा। यकीन कीजिए, मैंने कभी अपने घर की परवाह नहीं की थी। सुबह स्कूल लगने से 1 घंटा पहले मैं स्कूल में आता और अपने तलबा को 0 पीरियड जो है वो पढ़ाता। अगर मैं कोई कमी महसूस करता तो छुट्टी के बाद फिर मैं उन्हें मजीद 1 घंटा जो है वो बिठा लेता। तो यूं बगैर किसी लालच के, बगैर कोई पैसा रुपया कमाए, मैंने खलूस के साथ, नेक नीति के साथ अपने तलबा को अपना वक़्त दिया। ये उसी का रिजल्ट था कि तलबा ने, जब मैं फारग हुआ तो मुझे न सिर्फ तलबा ने, उनके वालिदैन ने, उनके अजीज़ व अक़ारिब ने इस अंदाज से रुखसत किया कि यकीनन ये एक ऐसा काम हो गया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। बेशक बेशक सर, मैं आपसे बात करती रहूँगी, अपने दीगर मेहमानों की तरफ भी बढ़ती हूँ, मगर जब हम बात का आगाज़ करते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि इस्लाम के नाम से या इस्लाम के अहकामात से बात को आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर की मुझे ये बताएगा, इस्लाम में उस्ताद का मकाम क्या है, उसका रुतबा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया। टीचर्स के आलमी दिन के हवाले से बड़ी खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम है, और इस वक्त जितने लोग बैठे मैं उन सब में अपने इल्म और तजर्बे के लिहाज से यकीनन अदना सा एक टीचर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आप नबी तो हैं ही, लेकिन समाजी तौर पर जो अपनी हैसियत तारुफ़ करवा रहे हैं वो उस्ताद की है, मुअल्लिम की। और किस लिए भेजा गया हूँ? इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ताकि मैं मकारिम अखलाक की तकमील कर दूँ। अब पता चला कि उस्ताद बुनियादी तौर पर एक करैक्टर बिल्डिंग का फरीज़ा अदा करता है। आप देखिए कि समाज की कोई भी फील्ड हो, कोई भी शोबा हो, कोई भी जहत हो, उसमें कमाल, तरक्की, उरूज बग़ैर मुअल्लिम के पॉसिबल नहीं हो सकता। आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, वकला, उलमा, दानिश्वर, सहाफ़ी, शोरा, सब के पीछे कोई ना कोई कामिल उस्ताद की मेहनत शाका मौजूद होगी। और उन्होंने अपने बच्चों से बढ़कर, आप देखिए कि असातिज़ा किराम जो होते हैं 24 आवर्स जॉब होती, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आने के बाद भी कई स्टूडेंट्स घर आ जाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, फिर असातिज़ा की वो तहरीरें, वो आर्टिकल, वो मकालात, वो उनकी बुक्स
वो स्टूडेंट्स की हमा वक्त रहनुमाई के लिए मौजूद होती हैं। बिल्कुल। और आज देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस का मफहूम है कि वक्किरू मन तअल्लम तुम, उस शख्स की इज़्ज़त करो जिसने तुम्हें तालीम दी। यही वजह है कि हम मुस्लिम हिस्ट्री में देखते हैं कि कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो अपने माँ बाप के लिए दुआ बाद में करते थे, असातिज़ा के लिए पहले करते थे। दुआ और उनका ये कहना होता था कि मेरे माँ बाप तो मुझे ऊपर से नीचे लाएं और असातिज़ा हमें नीचे से ऊपर लेकर गए हैं। और उस्ताद ही, आप यकीन कीजिए, वो शख्सियत होती है जो अपने स्टूडेंट्स के हाथ में उसका लाइफ कैनवस देता है और कलम पकड़ाता है कि लो बेटा इसको पोर्ट्रे करो। जो तुम इसको जितना हसीन बनाओगे उतना ही रहती दुनिया तक तुम्हारा किरदार ज़िंदा रहेगा। हम जितने भी अकाबरीन और असातीन इल्म हमारी जो हिस्ट्री का रोशन सितारा हैं, उनकी अगर स्टडी करें तो उनके माँ बाप के साथ साथ उनके असातिज़ा का भी एक बड़ा शानदार किरदार रहा है जिसको तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर जमील साहब, मुझे ये बताइए कि जब हम उस्ताद और एक तालिब इल्म के रिश्ते के दरमियान की बात करते हैं तो उसमें अदब और एहतराम का जो पहलू होता है वो सबसे नुमाया होता है। ये अभी भी नज़र आता है हमें एहतराम और अदब का ये पहलू, या बिल्कुल ये मुनहदम सा हो गया? जी देखें, ये जो मैंने तकरीबन 40-42 साल पढ़ाया है, ये जो आपने पूछा है ना कि एक स्टूडेंट का और टीचर का रिश्ता किस किस्म का होता है, ये मेरे ख्याल में इंतहाई मुनफरिद रिश्ता है। इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। अगरचे ये खूनी रिश्ता नहीं है, मगर बहुत प्यारी शक्लें हैं, मगर एक इंटरलिंक उनके स्टूडेंट के और टीचर के दरमियान पूरी ज़िंदगी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए इसको जो है ना अल्फाज में बयान करना जो है वो बड़ा, एक अच्छा उस्ताद जो है वो जिसे कहते हैं ना कि बच्चे के दिल में घर कर लेते हैं। ये भी आपने देखा, एक उस्ताद रिटायर हो रहे थे और बच्चे रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है, और ये प्यार जो है बच्चों के दिल में सिर्फ उस्ताद ही पैदा कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बच्चे होते हैं, ये हमारी एक घर के सामने, मैंने शायद मिसाल पहले भी कई दफ़ा दी है, एक फुलवारी की तरह होते हैं। अगर उसकी आप देखभाल नहीं करते, बर वक्त पानी नहीं देते, ट्रिमिंग नहीं करते, तो वो जंगल बन जाता है। तो हमारी बच्चों की ट्रिमिंग, आने वाली नई नस्ल की देखभाल करने वाले कौन है? सबसे पहले वालिदैन। बच्चा जब शऊर में आता है, आँख खोलता है, तो माँ जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद होती है। बिल्कुल। 3-4 साल की उम्र में उसको स्कूल ले जाया जाता है। तो अब ये वक्त होता है कि उसका ज़हन अभी बिल्कुल कच्चा है। जिस तरह आजकल कंप्यूटर में सीडी के वो होते हैं पार्ट्स, तो वो खाली होते हैं, उनमें जो चीज़ पहली जाएगी वो भर जाएगी। तो अब ये उस्ताद का काम है कि वो उसकी परवरिश करे, वो उसको अच्छी बातें बताए। तो हमारे ज़माने में तो उस्ताद जो थे, कमाल के उस्ताद हुआ करते थे। वो ना सिर्फ ये कि कोई हिसाब या उर्दू या अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, लेकिन वो इखलाकी तरबियत करनी जो है वो भी उस्ताद का बुनियादी फ़र्ज़ है। लेकिन ये जो आपने डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू में थे का वर्ड इस्तेमाल किया ना, ये बड़ा तकलीफ दे हाँ, ये वाकई क्यों नहीं तब्दील हो सकता? ये वाकई मैं इसकी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी वजह भी बयान करता हूँ कि उस वक़्त उस्ताद, यानी मैं कहूँगा कि टीचिंग या टीचर इज़ नॉट ओनली प्रोफेशन। यहाँ दरवेश किस्म के लोग, यहाँ कनात पसंद लोग, यहाँ लालच से मुबर्रा लोग, यहाँ बेगरज के लोग जो हैं वो अगर टीचर बनेंगे तो फिर वो ये काम जो है वो कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब मादा परस्ती जो है वो हो रही है, कमर्शलाइजेशन जो है वो हो रही है। ये जो टीचिंग एक जिसे कहते हैं कि नबियों का, प्रॉफिट का प्रोफेशन था, ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्रोफेशन के साथ मिलता जा रहा है। तो अब उस्ताद भी जो है वो लागरज, वो बेगरज, वो बेलौस जो है वो नहीं रहा जिस तरह आज से कोई 50 साल बिल्कुल से माजी में था। डॉक्टर मुस्तकीर साहब, अभी आपने डॉक्टर जमील साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। उस्ताद की जब मौल्लिम की बात आती है तो कहते हैं कि उस्ताद या मौल्लिम जो होता है वो नस्लों का अमीन होता है, रखवाला होता है। वो आपकी नस्ल बना रहा होता है, बता रहा होता है आपकी तरबियत के ज़रिए कि आपको ज़िंदगी में क्या और कैसे करना है। क्या ये मादियत परस्ती है जिसकी वजह से आज वो हमें शख्सियत उस्ताद की नज़र नहीं आती, या आज वो तरबियत हमें उस्ताद की नज़र नहीं आती जो आज से कई दहाइयाँ पहले हमें मिलती थी?
जी शुक्रिया। बड़ा अहम मौजू है और डॉक्टर जमील साहब ज़ाहिर है बड़े तजुर्बेकार उस्ताद भी हैं, मगर बसद एहतराम मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी जनरलाइज़ कर देना कि आज सब लोग मादे परस्त हो गए हैं और वैसे उस्ताद आज अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी उन उस्तादों के साथ जो बेलौस आज भी काम करते हैं और जैसे हमारे साथ पैनल में भी असातिज़ा मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है। मादा परस्ती का जहाँ तक सवाल है, पूरी दुनिया में कदरें बदल रही हैं, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट हो गया है और आप इसको माने या ना माने, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगियों में आ गई हैं कि अब हम मादा परस्त ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ उस्ताद अपना किरदार बहुत अच्छा निभा रहे हैं और नस्लों की तामीर में अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि अब वैसे उस्ताद नज़र नहीं आते, बुनियादी तौर पे लाइफ स्टाइल में भी तो तब्दीली आ गई है ना। पहले जो था उस्ताद का दर्जा एक ऐसा था कि वो वालिदैन से भी ज़्यादा था और वो मिट्टी के घरों में रहना और मिट्टी के स्कूल में पढ़ना और फिर इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। आज चूँकि मटीरियलिस्टिक अप्रोच है तो उसमें शागिर्द भी और उस्ताद भी दोनों अपनी स्टेटस को बेहतर करने के लिए वो कुछ और एक्टिविटी भी करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जनरलाइज़ करना ज़रा मुश्किल है। आज भी बड़े अच्छे उस्ताद मौजूद हैं और शायद यही वजह है कि माशरा चल रहा है। और दो के अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शायद इसमें थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है तो इसमें उस्ताद का एक बड़ा किरदार मौजूद है। सही। अच्छा बीना साहिबा मुझे ये बताइए कि हम उस्ताद के ऊपर तो बात कर रहे हैं, मगर उस्ताद का हमेशा रिश्ता जो मज़बूत हमें नज़र आता है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ होता है, तालिब इल्मों के साथ होता है। वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, छोटी क्लास का बच्चे से लेकर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के बच्चे भी हो सकते हैं। मगर ये भी तो कहते हैं कि माजी में जैसा तालिब इल्म था, जैसे उसको शौक़ था, आज वो तालिब इल्म भी मौजूद नहीं है। तो उस्ताद और तालिब इल्मों के दरमियान तो ये फ़र्क इसी वजह से बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया सरवत। मैं समझती हूँ कि आज का ये दिन जो है ये इसलिए भी मनाना ज़रूरी है कि हम माशरे में जिस वक्त की आप बात कर रही हैं या जब आप वो कह रहे हैं, जब माशरे में उस्ताद की एक हैसियत को बहुत हद तक समझा जाता था कि ये माशरे का एक फ़ाल मेंबर है, जबकि आज आप देखिए कि उस्ताद को एक किसी मौके पर भी उस हैसियत से नहीं पहचाना जाता। मुझे याद है कि बच्चों का आइडियल प्रोफेशन जो होता था टीचिंग होता था। यानी कि एक अगर सीट निकलती थी कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में तो तब ये होता था कि हर स्टूडेंट का, हर यूथ का ये होता था कि हम उस सीट के ऊपर अप्लाई करें। जबकि आज सिर्फ है कि मादियत के दौर में, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे अखलाकी रवैये भी चेंज हो चुके हैं। उसमें हमें सबसे ज़्यादा एक जो बहुत अहम जो एक बात हमें सोचने की है वो ये है कि हमने असातिज़ा को अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज नहीं रखा। हमने उनको एक अलग से एक समझा कि ये इनका प्रोफेशन है और उसको वो काम करके और चले जाना है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट थी FSC के बाद, या हमारे जैसे और जब उस ज़माने में नौजवान थे, तो हम समझते थे कि हम टीचिंग उस दौरान में वो 9-8 मंथ्स होते थे, उसमें हम टीचिंग कर लें इन बिटवीन। अच्छा, वो मुझे वक्त याद है कि वो मेरा बेहतरीन वक्त था जब मैं स्टूडेंट भी थी और टीचर भी थी। उसके बाद जब मैंने प्रोफेसरशिप की यहाँ पे, और तब मैंने देखा कि हाउ मच वी हैव टू एंगेज अपने स्टूडेंट्स को अपनी कम्युनिटी के साथ और अपनी जहनी सलाहियतों के साथ किस तरह एंगेज करना है। और जो हम देखते हैं आगे फ्यूचर को जो उस्ताद देख सकता है वो कोई और नहीं देख सकता। उस हवालों से मुझे तजर्बा हुआ, मैं आई वॉज एजुकेशन एम्बेसडर एडवाइज़र इन US 2, और उस हवाले से मैं जो चीज़ समझती हूँ कि ये एक सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि उस्ताद को हमने सिर्फ समझा कि वो एक उसकी ड्यूटी है कि उसने आके हमें ये सिलेबस पढ़ाना है, जबकि सिलेबस का मेन हिस्सा एथिक्स और मॉरल एथिक्स भी हैं जो उस्ताद ने देने हैं। और उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि हम उनको वो ज़हनी सलाहियत में वो कंफर्ट जोन भी दें। क्योंकि वो कंफर्ट जोन कैसे होगा कि जब हम नफ्सियाती तौर पे उनको उस रिस्पेक्ट पे, उस पेडिसल पे लाके खड़ा करेंगे। तो यही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो उस्ताद और तालिब इल्म के अंदर एक गैप आ चुका है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मियां मोहम्मद आरिफ साहब की तरफ बढ़ते हैं। सर, एक तो जिस तरह से आप बाकी असातिज़ा के लिए एक रोशन मिसाल हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन के किसी
एक ऐसे उस्ताद जिसको लेकर आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, उनका अगर कोई वाक़या हमारे साथ शेयर कर सकें कि आपके अपने असातिज़ा कैसे थे? मेरे असातिज़ा किराम जो थे, मैं आज भी फ़ख्र महसूस करता हूँ, और जो फौत हो गए हैं अल्लाह उन पर गरीक रहमत करे। जो 2-3 असातिज़ा मेरे ज़िंदा हैं, मैं बड़े फ़ख्र से आज भी उन्हें मिलता हूँ। और इन तमाम असातिज़ा में मेरे जो पसंदीदा उस्ताद मेरे अरबी के टीचर मौलाना अब्दुल रहीम साहब थे। वो जिस खलूस से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से उन्होंने मुझे पढ़ाया, या उस्ताद शागिर्द का जो रिश्ता था उसको कायम रखा, मैंने उसी रिश्ते को कायम रखते हुए अपने तलबा के साथ वो ताल्लुक़ निभाया, उस तरीके से उन्हें पढ़ाया, उस तरीके से उनकी तालीम और तरबियत की। यकीनन यही वजह है कि उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका खलूस मेरे साथ जो है वो हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया। तो चूँकि असातिज़ा बरादरी, जैसा कि मुझसे बहुत सीनियर तरीन लोग आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं और जो जो बातें वो कर रहे हैं, यकीनन मेरे लिए भी वो काबिल फ़ख्र भी हैं और रहनुमाई भी हैं। तो बहसीयत उस्ताद, वो जो खलूस, जो मोहब्बत किसी वक़्त थी हमारे पास, उसमें कमी बहुत आ चुकी है। ज़ाहिर है तलबा में भी वो कमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि उस्ताद जो है उसी ने ही इस नस्ल को आगे बढ़ाना है, उसी ने ही इस नस्ल को आगे लेके चलना है। तो वो जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से तलबा की रहनुमाई करेंगे, उनके अंदर खलूस जो है वो पैदा करेंगे, तो वो बच्चे जो हैं उस कौम का मुस्तकबिल खलूस के साथ बन के अपने मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करेंगे। तो मेरे ख्याल में खलूस का जो रिश्ता है उस्ताद का और तालिब इल्म का, क्योंकि एक तालिब इल्म, एक वो भी वक़्त था जब खलीफा वक़्त के जूते सीधे करने के लिए खलीफा वक़्त के बेटे जो थे वो अपने असातिज़ा के जूतों को सीधा करना अपने लिए फ़ख्र समझते थे। लेकिन आज के दौर में जो रवैया तलबा और बिलखसूस मैं समझता हूँ उनके वालिदैन की तरफ से भी है, क्योंकि मैंने भी अपने इस तजर्बे में ये बहुत कुछ हासिल किया है कि पहले हमारे पास हमारे वालिदैन जो थे हमारे असातिज़ा के पास जाते थे और घर में भी और स्कूल में भी असातिज़ा की इज्जत, एहतराम, अदब जो है वो उस बारे में बताते थे। लेकिन आज जो एक ना मेरे ख्याल में उस्ताद का और शागिर्द का वो जो रिश्ता मसनूई हाथ तक ना मसनूई बन गया है। तो मैं समझता हूँ इस मसनूई रिश्ते को, यानी कि उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसका खालिस होना और खुलूस का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मियां मोहम्मद आरिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मुझे तरफ बढ़ना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर पैनल के हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मगर इसके साथ साथ जब उस्ताद की बात होगी तो जानने की कोशिश करेंगे माजी के और आज के उस्ताद को, एक कामयाब और मिसाली उस्ताद के लिए किन सिफात का होना बेहद ज़रूरी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चूँकि आज असातिज़ा का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और मैंने भी बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जिनको यहाँ पर मदु किया हुआ है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप जब हम उस्ताद की बात कर रहे हैं तो एक उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता तो बड़ा मोहब्बत वाला होता है, बड़ा प्यारा होता है, खुलूस से भरपूर होता है, मजबूत रिश्ता होता है, हमेशा याद रहता है। मगर उसके लिए एक उस्ताद के अंदर खुद कौन सी सिफ़ात का होना बड़ा ज़रूरी होता है? अच्छा, 2-3 बातें यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इस रिश्ते के हवाले से। पहली बात तो ये कि उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की असास निसाब है, तालीमी इदारा है। अब तालीमी इदारे का मजबूरी इन्वायरमेंट कैसा है और निसाब जो हमारी हुकूमतें डेवलप करती, उसमें जो अखलाकियात और तरबियत के हवाले से मार्जन है वो कितना है। अपनी तारीख़, अपना मज़हब, रवायात, तहज़ीब, सकाफ़त, वो हम उनको क्या दे रहे हैं। टीचर के पास ठीक है जब वो क्लास में जाता है बड़ा मार्जिन होता है, लेकिन वो बाउंड होता है सिलेबस को पढ़ाने का, और स्टूडेंट्स भी सिलेबस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो अगर पीएम साहब का ये बड़ा अच्छा था कि नया पाकिस्तान, तो नए पाकिस्तान में अगर कुछ हम नुदरत चाहते हैं तो सबसे प्रोमिनेंट फिगर असातिज़ा को डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि टीचर ही जो ना अफ़कार मिल्लत का पासबां होता है और उसके अहया करेगा। और उस जो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जो इस ख़ित्ते के हमारे वतन के नज़रियाती बाप हैं,
उनको जब अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा एजाज़ देना चाहा था, उन्होंने कहा कि पहले मेरे टीचर को दें, और उनके पास गए और पहले टीचर को, तो उनकी वजह से मैं इस मकाम पर हूँ। तो हम भी अगर अपने असातिज़ा की वजह से इस मकाम पर हैं तो वो निसाब और तालीमी इदारों का एटमॉस्फेयर। अच्छा, दूसरी जो टीचर की तरफ से भी, टीचर भी इंसान है, जो फ्लाज हमने देखे, ग्रोही, मसलकी, लिसानी, जमाती मफादात और तलबा तंजीमों को सपोर्ट करना, मादरत के साथ जब मैं लाइव कह रहा हूँ, अपनी ख़ास जमात को सपोर्ट करते हुए जो अपने हम ख्याल स्टूडेंट नहीं है उनके कह लें कि उनको नाकाम करने की तरफ धकेलना, ये एक उस्ताद का मकाम नहीं है। उस्ताद एक बादल की तरह है जो सब पर बरसे, बाप की तरह, अपनी औलाद की तरह सब पर शफकत करे, अदल का हुक्म हर जहत में है। और यही वजह है कि जब उस्ताद अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है तो फिर टीचर का जो वो एहतराम होता है उस्ताद का माशरे में, वो उसको लूज़ करता है। और ऐसे हुए वाक़यात हमने देखे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप होती हैं ना, बाद दफ़ा न्यू डेवलपमेंट जो हो रही हैं मुख्तलिफ शोबाजात में, उसमें असातिज़ा को माइंड नहीं करना चाहिए। मैं आज भी खुश होता हूँ जब मुझे ये कहा जाए कि जनाब ये नया सब्जेक्ट आया है, इसकी नई न्यू डायमेंशन जो है वो डिस्कवर हुई है, तो आप आइए। तो वो जो हदीस में आता है कि कब्र तक इल्म हासिल करना है, सीखने का उस पर अमल होता रहेगा। और जैसे जैसे आप न्यू अराइवल्स को कह लें कि जो आपके नज़रिए और कल्चर के मुताबिक है उसको लेते रहेंगे और आगे डिलीवर करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। अच्छा, एक और बात जहाँ पर की जाती है कि असातिज़ा मादियत, क्या पॉसिबल है कि टीचर बगैर तनख्वाह के पढ़ा ले? मुमकिन नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ एक वाक़या भी शेयर कर लेती हूँ, आप जरूर कीजिएगा। ये बात देखें, जो अपना प्रोफेशन है, दयानतदारी और इखलास से अगर टीचर पढ़ाए, और हुकूमत को चाहिए, इदारे को चाहिए उसी दयानतदारी और इखलास के साथ टीचर को जो उसकी इकनॉमिक्स है ना उससे आज़ाद कर दे। इतना कम अज़ कम अकोमोडेट ज़रूर करे कि उसको ये फ़िक्र ना हो कि मैंने शाम को बच्चे की दवाई लेकर जानी, कहाँ से लूँगा। ये बार बार जो बात की जा रही, मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ कि आप टीचर को एक हैंडसम रीजनेबल उसकी अकोमोडेशन या उसकी लाइफ उसको तय किया जो तय किया जाए, कम अज़ कम। ये रियासत वक्त की जिम्मेदारी है, तो चलिए। लेकिन डॉक्टर साहब, फीसें भी बड़ी, अगर आप तालीमी इदारों की बात करते हैं, फीसें भी बड़ी मोटी वसूल की जाती हैं, मगर वो इंतज़ामिया खुद असातिज़ा को किस तरह से ट्रीट कर रही होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ एक कॉलर है फरहाना, उनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन फरहाना, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम उस्ताज़ा को और आपको अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू। जी, मैं आज उस्ताद के बारे में बात करना चाहती हूँ कि उस्ताज़ा जो होते हैं वो हमारे रूहानी वालिदैन होते हैं। उस्ताद शागिर्द को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं, इसलिए हम तालिबे इल्म का फ़र्ज़ होता है कि हम अपने उस्ताद का एहतराम करें। ये हमें हमारे कुछ हकूक़ होते हैं अपने उस्ताद को लेकर। वो हकूक़ ये होते हैं कि हम उस्ताद के अता किए हुए इल्म को पूरी लगन के साथ ज़हन नशीन किया जाए, उनकी तमाम बातों को माना जाए। जैसे हम अपने वालिदैन को इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताज़ा को भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आएँ। बहुत ही प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच फरहाना, आप भी शामिल हुए हमारे साथ इस गुफ्तगू में। हमारे रेगुलर कॉलर याहिया भी कराची से मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। याहिया, आप कोई वाक़या शेयर करेंगे या उस्ताद से मुताल्लिक़ कुछ बात करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम मौजूद उस्तादों को सलाम हो। मैं कहता हूँ कि किसी भी माशरे में जब उस्ताद की इज्जत होती है, माशरा तरक्की की तरफ जाता है, और जब उस्ताद की अदब और लिहाज नहीं रहता, वो तनज़्ज़ुल की तरफ चला जाता है। मैं देखिए, आपने जो फ़र्क में सिर्फ ये, मेरे नज़र में फ़र्क पता है क्या? फ़र्क है कि हम पहले बच्चों को भेजते थे अच्छा इंसान बनने के लिए, स्कूल भेजते थे तालीम हासिल करने, लेकिन हम सिर्फ अच्छी डिग्री लेने के लिए आजकल भेज रहे हैं। और अदब जो है ना, अदब और एहतराम माशरे का इस्तेहकाम है। अगर आप इसे गौर करें ना, ये सारा इस्तेहकाम उसी बुनियाद पे है कि हम अदब और एहतराम करते हैं। मैं अपनी बात करूं, आज मेरी उम्र 50+ है, लेकिन आज भी मेरा कोई उस्ताद मुझे बुढ़ापे की हालत में मिलता है तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसको गाड़ी तक ले जाता हूं। जो भी मुझसे होता है मैं करता हूं। मेरा इतना एहतराम है क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया। आज के वालिदैन जो ना पैसा देके समझते हैं कि शायद वो अच्छी पढ़ाई, अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाए, लेकिन ये नहीं बताते कि बेटे आपको अपने उस्ताद से किस तरह बात की। अगर सर मेरी बात करेंगे, जब भी मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैं पेरेंट्स टीचर में मीटिंग में जब भी गया, मुझे अगर उस्ताद की कोई गलत बात भी नजर आई ना, तो मैं मेरे बच्चों के सामने कभी नहीं की। मैंने उन बच्चों के सामने एहतराम किया इस बात का, फिर बाद में उसको समझाया। ये बेइंतहा फजूल बात होती है कि अगर आप बच्चों के सामने उस्ताद को डांटे और उस्ताद से हरदत सराई करें। ये बात हमें समझने की, जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ना एहतराम,
तो उस्ताद का एहतराम करेंगे। ये घर से तरबियत शुरू होती है, पहले बच्चा घर में होता है फिर उस्ताद के पास जाता है। दूसरी बात ये कमर्शियलिज्म की बात की, मटेरियलिज्म की बात की, तो पूरे माशरे की बात है। मेरा सवाल इनसे यही है, हमारे मोहतरम उस्तादों से, कि आज के दौर के अंदर कि एक उस्ताद अगर वो, मैंने एक अभी आपके हमारे एक उस्ताद ने बात की ना कि शायद उनके पैसों की कमी की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो ये पूरे माशरे का हिस्सा है, ये सबको बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन एक मिनिमम जो एक कैरेक्टर, एक मिनिमम एक आपके अंदर, एक उस्ताद के अंदर, एक शायर के अंदर क्या ख्वाहिश होने चाहिए कि वो एक दूसरे का एहतराम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याया आप भी शामिल हुए और इसी से मुतालिक गुफ्तगू भी चल रही है। पाकिज़ा नेक्स्ट कॉलर आई थिंक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी पाकिज़ा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतने प्यारे टॉपिक पे हमारे मोहतरम असातिज़ा किराम को यहाँ मदऊ फरमाया है। तो और उसके बाद आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं अपने असातिज़ा किराम बल्कि तमाम असातिज़ा किराम की खिदमत सलाम पेश करती हूँ। हमारे उस्ताद के बारे में जो कहा जाता है कि वो मेमार कौम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहाँ मैं अपने एक उस्ताद जो इंतहाई मोहतरम हमारी टीचर थी, जैसे कि अभी एक उस्ताद मोहतरम साहब ने बताया कि मैं 1 घंटा स्कूल टाइम से पहले और 1 घंटा बाद में मतलब बच्चों को तालीम देता रहा हूँ। तो हमें भी एक उस्ताद ऐसे मिले जिन्होंने हमें स्कूल टाइम से पहले 1 घंटा वो पढ़ाती थी और फिर उसके बाद छुट्टी के बाद 1 घंटा पढ़ाती थी और कोई उसका मुआवजा नहीं। और आज भी हम अगर किसी मुकाम पे हैं, मैं तकरीबन मुझे 35 साल मैंने टीचिंग की है प्राइवेट स्कूलों में और अब भी मैं पढ़ा रही हूँ घर में अपने बच्चों को। ज़बरदस्त। तो मसला ये है कि अगर उस्ताद वाक़ियतन अपने आप को अहल समझे और इस चीज़ को जहन में रखे कि मैं किस मनसब पे फायज हूँ, तो यकीनी तौर पे फिर उसके जहन में ये बात अगर होगी तो वो गलत हरकत नहीं करेगा। तो बात इस वक्त दोनों तरफ से है। एक उस्ताद भी वैसे बहुत कम रहे, मौजूद हैं लेकिन बहुत कम है, और तालिब इल्मों की अगर बात की जाए तो वैसे तालिब इल्म भी हमें मुयस्सर नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर मुस्तगीथ साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब चलिए, आपने भी बिल्कुल सही बात की थी कि तमाम असातिज़ा को एक ही लाइन के अंदर नहीं खड़ा किया जा सकता। जब हम मादियत परस्ती की बात कर रहे थे, असातिज़ा की अभी अपनी नीड्स होती हैं जिनका पूरा होना बड़ा ज़रूरी होता है, मगर जब हम उस्ताद के मकाम की बात कर रहे होते हैं, उस्ताद का मकाम जो 1400 साल पहले था वही आज है, उस मकाम में कोई फ़र्क नहीं आया। मगर ऐसी क्या वजूहात हैं कि आज हम बैठ के उस्ताद के आलमी दिन के मौके पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माजी का उस्ताद ये था, आज का उस्ताद ये है, ये जो फ़र्क आ गया है आज और कल के उस्ताद के अंदर, इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में ये डिस्कशन बहुत अच्छी है और ये हमेशा होती रहेगी कि पहले क्या था और अब क्या है। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि हमें हमेशा हाल में रह कर के ही चीज़ों को सोचना चाहिए कि इस वक्त के जो एनवायरनमेंट हैं, जो इस वक्त के हालात हैं, इस वक्त के जो ज़रूरियात हैं, इस वक्त की जो इल्मी सतह है, उसी में उस्ताद को भी देखना चाहिए। देखें, आइडियली तो उस्ताद को बिल्कुल एक आइडियल पर्सनालिटी का मालिक होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि वो भी इस माशरे का हिस्सा है। बिल्कुल, ये पूरा माशरा जो बना है उसमें जितनी हुकूमत की कारकर्दगी है, इतना ही कहीं उस्ताद का भी अपना रोल है, जिसकी वजह से आज माशरा जैसा भी है, मैं तो माशरे को ज़्यादा बुरा नहीं कहता, माशरा अच्छा ही है, जैसा भी है इसमें उस्ताद का ही हिस्सा है। देखें, एक उस्ताद जो पहले था वो आज है और आइंदा भी होता रहेगा, और आइंदा का उस्ताद आज के उस्ताद से ज़रा मुख्तलिफ ही होगा, जैसे कि माजी के उस्ताद से आज का उस्ताद मुख्तलिफ है। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उस्ताद के अंदर वो बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी उस्ताद हो उसे अपने प्रोफेशन से मोहब्बत हो। अगर वो इस प्रोफेशन में आ गया है तो उसको अपने प्रोफेशन से पूरी तरह मोहब्बत होनी चाहिए। अगर वो महसूस करे कि वो इसमें फ़िट नहीं है तो उसे इस पेशे को छोड़ देना चाहिए। ये एक लैकिंग है जो शायद आज की रियलाइजेशन नहीं है।
इस माशी कशमकश के दौर में लोग इसको ज़रा नज़रअंदाज कर गए हैं कि अगर मैं फ़िट नहीं महसूस करता और ये मुझे ठीक नहीं लगता तो मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ तादाद ऐसी ज़रूर है जो इससे कॉम्प्रोमाइज़ करती है और वो रहती है। फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि उसे स्टूडेंट से, तलबा से मोहब्बत होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसे सेल्फ़ डिग्निटी का एहसास होना चाहिए। इज़्ज़त नफ्स उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उस्ताद को अपने लिए ज़रूर उसको मेंटेन करना चाहिए। और फिर जो चौथी बात यह है कि वो जहाँ काम करता है उस इदारे से उसको मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हों तो फिर एक आइडियल उस्ताद, आइडियल तो नहीं लेकिन आइडियल के करीब करीब एक उस्ताद नज़र आएगा। इसलिए कि हो ये रहा है कि हम सब माशी कशमकश या मादा परस्ती की वजह से या कह लें कि हमारे वसाइल कम हैं जिसकी वजह से नौकरियों का भी मसला है, तो हर कोई कहीं जिसको जहाँ नौकरी मिली वो वहाँ आ जाता है और उसको पूरे वक्त गुजारता रहता है, ताकि ये समझे बग़ैर कि क्या वो उसका टेम्परामेंट, उसकी पर्सनालिटी फ़िट हो रही है यहाँ पर। अगर फ़िट नहीं हो रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते और वो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आइडियल के करीब होने के लिए ज़रूरी है कि अगर जो भी काम करें, टीचिंग के अलावा भी अगर हम कोई काम करें तो उस काम के लिए हमें ये अपने आप, अपनी फ़िटनेस को समझना चाहिए, अपनी तबीयत को समझना चाहिए। अगर हम उसमें फ़िट नहीं हैं तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम ये ऐसा नहीं कर पा रहे। हाँ, और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कह लूँ कि जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, मेरे ख्याल में वो जजेस के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो उस्ताद को होनी चाहिए। ठीक है, कि उसकी एक गलती से बहुत कुछ का फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल। मेरे साथ एक कॉलर है अरसलान, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मेरे भाई अरसलान, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद ये है कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं हमारी लाइफ के, तो ये जो रिश्ता है ये इसका निमर बदल कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि मैं अपनी थोड़ी सी मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मैट्रिक में मेरे साथ एक ऐसा, यानी कि मैं कुछ आगे से पोजीशन थी कि मेरे स्टडी में आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था ना। तो मेरे एक उस्ताद थे, मैं अभी भी उनका नाम लूंगा, सैयद जहांगीर अब्बास, अभी जर्मन में सेटल हैं। तो वो मेरे एक मोटिवेशनल स्पीकर बने, मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की कोशिशों की वजह से, उनके खलूस और मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से मैंने ये माशाल्लाह अभी MA किया, उसके बाद फार्मासिस्ट का कोर्स भी किया है माशाल्लाह। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम उस्तादों को अप्रिशिएट करता हूँ और तमाम वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं और टेक्निकल एजुकेशन में हैं, उनको भी कहता हूँ कि वो असातिज़ा का जब एहतराम आप करना सीख जाएंगे, उनसे मोहब्बत का एहतराम करें, उन्हें अपना रोल मॉडल बना लें। बहुत शुक्रिया अरसलान। माज़रत के साथ हमारे पास वक्त बहुत कम है। बीना साहिबा की तरफ चलते हैं। बीना साहिबा, टीचर्स डे के हवाले से शॉर्टली कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? जी बहुत शुक्रिया सरवत, बहुत अच्छी बहस हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं शामिल करना चाहती हूँ। ये बात तो इतनी वसी है क्योंकि माशरों की तामीर और सब कुछ, ये इसकी बुनियाद सारी ही उस इल्म पे है जो कि हम अपने नौजवानों को या आने वाली नस्लों को ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी के दौर में इंफॉर्मेशन तो हम सब मिल जाती है, बच्चों को घर आके भी मिल जाती है। वो जो एक माहौल हम देते हैं, मैं जिसकी पहले भी बात कर रही हूँ कि वो जो हम माहौल देते हैं जिसमें हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की एक शख्सियत और उसकी सलाहियत को उभार के हम सामने लाते हैं, उसमें वो सफ़र जो है वो इल्म के थ्रू हम उसकी खुद शनासी का सफ़र, कि बच्चे को खुद मालूम हो जाए कि उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं जो उसने आगे बढ़ के उसके ऊपर अमल करके ज़िंदगी में, माशरे में फ़ाल किरदार अदा करना है। उसके सफ़र पे उस्ताद उसको डालता है और यही उसकी, मैं समझती हूँ, बात हो रही थी स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स क्या है उस्ताद की। मादियत की जहाँ बात आती है तो उस्ताद के हवाले से नहीं है, बल्कि उन इंस्टीट्यूशंस, अगर आप मैसेज कोई कन्वे करना चाहती हैं शॉर्टली तो फिर मैं आप पे बाकी मेहमानों और मैं मेरा बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ कि सबसे ज़रूरी इस वक्त जो है, इस वक्त हमारे माशरों में एक बात होनी चाहिए कि हमें उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते के अंदर जज्बों का एहतराम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम जज्बों से हर रिश्ते में दूर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माज़रत के साथ फटाफट कोई मैसेज अगर जी, मैं मैसेज, अभी आपने मिसाल दी थी कि कच्चे घरों में रहकर बड़े पक्के काम, मेरा सवाल ये कि वो पढ़ाते क्या थे?
चलिए आपके इस सवाल के साथ ही मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बीना साहिब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अकील अहमद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुस्तगीथ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, मगर माजरत के साथ उस्ताद का टॉपिक इतना तवील था कि हमारे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि इस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए कि जी दांतों के मसाइल क्या होते हैं या हमारे मसूड़ों के मसाइल क्या क्या होते हैं। तो फाइनली आज हमने कोशिश की कि वो तमाम लोग जिनकी सेहत से मुतालिक तो हम बात करते रहते हैं मगर उनके दांतों को भूल जाते हैं, तो आज उनके दांतों को याद रखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा, ये आप सेट पर भी देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितना भी वक्त हमारे पास हो तो उसमें आपके मसाइल को हल किया जा सके। और अपने मसाइल बताने के लिए आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा और कॉल भी मिलानी पड़ेगी। तो हमारे साथ मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ, फिर आपके मसाइल की तरफ भी बढ़ेंगे और उनका हल भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारी बहुत ही प्यारी सी आपा हर्बलिस्ट डॉक्टर बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके दांतों और मसूड़ों से मुतालिक बात करेंगी। बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ एक डेंटिस्ट का होना भी बड़ा ज़रूरी है जो कि दांतों से रिलेटेड आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखेंगे और आपसे बात भी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आसिफा इकबाल मौजूद है। डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जब हम दांतों की बात करते हैं, वैसे डेली ब्रश किया करें, मैं भी डेली ब्रश करती हूँ, दिन में 2 दफ़ा, बहुत ज़रूरी होता है। दांतों की इंपॉर्टेंस कितनी होती है? लोग सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपने मुंह का, पैरों का, हाथों का, बॉडी का, मगर दांतों को भूल जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप लोगों ने कंसीडर किया। और दांतों का शख्सियत में यही हिस्सा है कि अगर एक अपनी ही तस्वीर में से एक दांत उड़ा दें स्माइल में से तो कैसा लगेगा? बुरा लग रहा होगा, बुरा लगेगा ना। तो ख़वातीन को मैं ख़ास तौर पे ये कहती हूँ कि आप ज्वेलरी पहने या ना पहने, कुछ ना भी करें, लेकिन अगर एक दांत टूटा हुआ सामने का तो बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा जो दर्द और तकलीफ़, और अगर आपके सारे दांत ना हों तो जो च्यूइंग एफिशिएंसी है वो नहीं रहती, जिससे जो हमारी खुराक है हम उसको चबा ही नहीं सकते, तो उसकी फादियत ख़त्म हो जाती है। तो दांतों का पर्सनालिटी पे बहुत इम्पेक्ट है। अल्लाह ताला ने हमें जो खूबसूरत बनाया है उसमें हमें खूबसूरत दांतों की बहुत अच्छी ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि हमें खाने पीने और ज़िंदगी की उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आपा दांतों की तो बात कर रहे हैं, मगर दांतों के साथ हम गम्स को नहीं भूल सकते, मसूड़ों को नहीं भूल सकते। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अजीबोगरीब से मसूड़े होते हैं, किसी के सूजे हुए होते हैं, किसी के काले मसूड़े होते हैं, किसी के बिल्कुल ऐसे होता है ब्लड ही नहीं है। तो ये मसूड़ों की क्या बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं जो लोगों को फेस करना पड़ती हैं? देखिए, कुछ बीमारियां जेनेटिक भी होती है, कुछ मैंने अपने पैथी में देखा है कि मसूड़े बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। वो हो सकता है किसी भी और बीमारी की वजह से हो रहे हैं, पेट के अमराज की वजह से हो रहे हैं। और मैंने दांत तो ग्रीन भी देखे। हम बात करते हैं ना येलो की या पान गुटखा खाने वाले, नहीं, मैंने देखा है कि दांतों में फंगस भी लगा हुआ होता है और पूरे ग्रीन हो रहे होते हैं और ब्लीडिंग भी हो रही थी और पस भी आ रहा होता है मसूड़ों से। तो बहुत तकलीफदायक, और वैसे भी वो दर्द जो नज़र नहीं आए तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे दांत का दर्द हमेशा कहते हैं कि बहुत, क्योंकि वो आप सूजन तो हो रही होती है, आप महसूस कर रहे होते हो, सामने वाला इतना महसूस नहीं कर रहा होता। दांत का दर्द बहुत बुरा होता है। और दांतों में जैसे कि प्लाक लग जाता है, जिसको आम अल्फाज में कीड़ा लगना कहते हैं, उससे भी दांत जो है। और दूसरी बात है, दांत हिलने लगते हैं। ये किसी ड्रग रिएक्शन से भी होते हैं कि जो गम्स जैसे वो छोड़ देते हैं, दांत बिल्कुल हिलने लगते हैं। तो आप उस वक्त देखिए, हर चीज़ के लिए जिसका काम उसी को सांचे। जैसे डेंटिस्ट के पास लाजमी जाएं। पूरी दुनिया में 6 महीने में एक बार जाते हैं, तो मैं पाकिस्तानियों को कहती हूँ कम से कम साल में एक दफ़ा अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपको आपके दांतों के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सके। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर
बहुत सारी ऐसी हर्बल रेमेडीज बताऊंगी जिससे आपके दांतों के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। और ख़ासकर बच्चों के लिए एक ऐसा मीठा मज़ेदार टूथपेस्ट है जो हर घर में वो होता है, लेकिन उसको एज ए टूथपेस्ट शायद लोग इस्तेमाल नहीं करते। अगर सिर्फ उसी को टूथपेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो दांत मजबूत भी रहेंगे और चमकदार सफ़ेद दांत हो जाएंगे। जिनके दाग धब्बे लगे हुए हाँ, वो भी सही हो जाएंगे। ठीक है आपा, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा डॉक्टर आसिफा, मुझे ये बताइए, जिस तरह से दांतों के हवाले से बात चल रही है, हम चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वो रोकते हैं कि भाई चाय नहीं पीनी चाहिए, आपको चाय से आपके दांत वीक हो जाते हैं या दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। क्या चाय का भी बड़ा अमल दखल होता है हमारे दांतों को ख़राब करने के अंदर? देखिए, जो नेचर है ना, वो कुदरत हमें चाहती है कि हम बैलेंस रहें। तो सिर्फ दांत नहीं, बल्कि जो अगर हम इस वक्त बात करें तो आपा ने जैसे मसूड़ों का कहा, तो सिर्फ मसूड़े भी नहीं, पूरे मुंह की एक हेल्थ है, ठीक है। सारा जो ज़ुबान, होंठ, गाले अंदर से, इनकी जो हेल्थ है ये सब मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, जो लोग बहुत गर्म चीज़ें लेते हैं या बहुत ठंडी लेते हैं वो, या हमारे बहुत मिर्च मसाले, या स्मोकिंग या रिवर्स स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं, या पान नस्वार से कुछ लोग कहते हैं दांत ब्लैक हो जाते हैं, ऐसा कोई होता है कि जी दांत आपके अंदरूनी साइड से ब्लैक होना शुरू हो? देखिए, स्मोकिंग है या एक्स्ट्रा अगर आप कॉफ़ी बहुत पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, या आपकी फूड में कोई ऐसी चीज़ है तो उस वक्त दांत की सरफेस के ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं, इनको एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, वो तो साफ हो जाती हैं। जैसे आपा कह रही है हर 6 महीने बाद आप जाएं और या साल बाद एक दफा चेक कराएं। पाकिस्तान के अंदर तो 5-5, 10-10 साल बाद, जब तक दर्द नहीं होगी ना, जब तक आपके अंदर से दांत खाली नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, भुरेंगे नहीं, हम जाते ही नहीं है डेंटिस्ट के पास। वो दांत हिल हला के हमारा तो यही मसला है बहुत ज्यादा। आपा मुझे ये बताएं, बच्चों के हवाले से आप बात कर रही थी कि कोई आप मजेदार किस्म की मीठी चीज या टूथपेस्ट हमें बताने वाली हैं, वो शेयर करें हमारे साथ। बनाना, केला सबसे अच्छा टूथपेस्ट है। देखिए, हर घर में बच्चों को आप बनाना देते हैं। आप यकीन करें, आप जितने लोग सुन रहे हैं वो, और आपको कितना इस्तेमाल करना होगा मैं आपको बताती हूँ। ये आपका टूथपेस्ट है और ये बनाना है। आप इसको टूथपेस्ट पे पेस्ट की तरह लगाएं, सही है, मैश करते जाएं, सही है। और ये आपका नेचुरल टूथपेस्ट तैयार हो गया। जिनके स्टेन है, जो बहुत ज़्यादा पान गुटखा खाते हैं, बहुत कुछ करवा चुके हैं, तो आप दिन में 2 बार ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करके देखें। और बच्चे जो टूथपेस्ट से भागते हैं, आप उनको ये इस्तेमाल करके दिखाएं, करवाएं, उसके बाद वो भागेंगे नहीं, बल्कि दिन में 3 दफ़ा भी ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसकी इफादियत ये है कि ये दांतों को साफ चमकदार बनाता है और दांतों के तमाम मसाइल को हल करता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो केले के अंदर का जो छिलका होता है, इसको भी आपने मसूड़ों पे और दांतों पे सब जगह लगा लेना है। जिनके ब्लीडिंग वाले दांत है ना, ब्लीडिंग होती है, देखिए दांत जो है ना, उसका ताल्लुक आपके दूसरे अमराज से भी होता है, सही, जैसे पेट से भी होता है, जो बहुत, और जिनकी बहुत बैड ब्रेथ आती है, जैसे मतलब इतने टूथपेस्ट कर लेते थे, गागल्स कर लेते, लेकिन उनकी बैड ब्रेथ कभी ख़त्म नहीं होती। मेरे कहने पर 1 हफ्ता ये बनाना पेस्ट करके आप देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आंतों की सफाई के लिए आपने गोश्त का इस्तेमाल कम करना है। मतलब ये देखिए कि इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए कि किस वजह से आपके दांतों का ये कोई मर्ज आ रहा है। लेकिन कुछ हर्बल रेमेडीज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 मेरे हिसाब से बनाना है, तो आप छोटे से छोटे बच्चे को और 100 साल के बच्चे को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। बस ये आपने वैसे अच्छी बात की है, छोटे से छोटा बच्चा हो और 100 साल का बच्चा, 100 साल वाला भी बच्चा ही हो जाता है आपा जी वो भी कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त कॉलर भी मौजूद है आपा एक कॉलर भी है, उनसे भी साथ बात करते हैं। अरहम हमारे साथ मौजूद है। जी अरहम, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवत बाजी, आपका शो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। आपके शो के लिए पूरी टीम के लिए दिल से दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने बिल्किस आपा से ये पूछना था, मेरे दांतों पे ना थोड़ा थोड़ा सा येलो सा कलर आ गया है, तो उसके लिए प्लीज कोई रेमेडी बताएं। और मेरे पाँव में ना बड़ी पेन रहती है, मैं मतलब सुबह के टाइम जब उठता हूँ तो मेरे पाँव में बड़ी पेन होती है,
पाँव में पेन किस जगह पे है अरहम? एड़ी के अंदर है, तलवों में है? उठता ना तो सुबह को बड़ी पेन होती है या थकावट हो जाती है तो बड़ी एड़ियों में पेन हो जाती है तो वो चला नहीं जाता। तो ये पता नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आई एम वेरी वेरी परेशान ना और हम थैंक यू आपने कॉल किया। आपा से अभी हम पूछ लेते हैं। आपा आपकी तरफ आती हूँ, मगर डॉक्टर आसिफा मुझे ये बताएं, दो चीज़ें हैं। एक तो है बहुत सारे लोग हैं जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया और चाय के सिप लेने से पहले वो पानी पी लेते हैं और फिर देन ऊपर से चाय। बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाय पीने के कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड या मिनट्स के अंदर वो पानी पी लेते हैं कि जी हमें प्यास लग रही है। ये दांतों को कितना नुकसान देता है? और जिन लोगों के भुरभुरे दांत होते हैं, जगह जगह से भुर जाते हैं, टूट जाते हैं, इनकी वजह क्या होती है? देखिए, आपके ये जो सवाल है, ये अगर इसका मैं जवाब दूं तो ये ऐसा है कि बहुत बड़े टॉपिक को कूजे में बंद करना। जो आप कह रही है ना कि एकदम से ठंडा और गर्म, तो ये आपको खुद से नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ये तो ऐसे ही है कि आप एकदम एसी में जाएं, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं तो पानी पी रहा हूँ। फिर आप वैसे भी पानी जो है सुबह के वक्त रूम टेम्परेचर का पीना चाहिए। बहुत ठंडा पानी तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं है और बहुत गर्म चीज़ नहीं है। बहुत गर्म चीज़ भी रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता। ओके, ठीक है। और दूसरी, ये जो भुरभुरे दांत हैं, ये यूजली आपकी बचपन में या जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, वो बच्चों के दांत भुरभुरे हो जाते हैं। दांतों को कीड़ा लगना इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। जैसे अभी आपा कह रही थी ना, बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि केले की को कर ले इस्तेमाल एज अ टूथपेस्ट। तो मैं इसमें एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मिसवाक अगर मेरी उम्मत पे घराना गुजरती तो मैं हर वज़ू के साथ लाजिम करता। तो जो मिसवाक है और फ्रेश मिसवाक, नरम की हुई मिसवाक, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। उसके अलावा गंडेरियाँ, हाँ, वो अगर आप कोई भी फाइब्रस चीज़ आप खाते हैं, जैसे इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो कच्चा अखरोट है ना, इसको भी शुमाली इलाकों में लोग दांत साफ करने के लिए और स्टेन रिमूवल के लिए कच्चे अखरोट को। तो जितनी फाइब्रस नेचुरल फूड है वो हमेशा दांतों के लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन जितनी प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर है दैट इज़ हार्मफुल। इसीलिए हार्मफुल वो इस तरह से है कि अगर आप खाते हैं तो दांतों पे चिपका ना रहने दें। मैं अक्सर माँ को यही कहती हूँ कि आप ठीक है, देखें, ये किसी के बचपन से अगर आप टॉफ़ी या चॉकलेट निकाल दें तो बचपन की आधी खुशी रह गई, हाँ, मज़ा ना रहा बचपन का। लेकिन ये है कि आप उस वक्त दें जब बच्चे ने सोना ना हो, उस वक्त टॉफ़ी चॉकलेट दें। उसके बाद कुछ भी फाइब्रस फूड दे दें, वो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा, या कुल्ली करा दें। इसी तरह जो माएँ रात को सोते में फीडर देती हैं, दूध देती हैं, और उसमें अलहदा से मज़ीद चीनी डाल देती हैं, वो नुकसानदेह है। नेचर के जितना करीब रहा जाए उतना अच्छा, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चलिए आपा की तरफ जाती हूँ, पहले मैं कॉलर ले लेती हूँ, मेरा ख्याल है वो भी इंतजार में है। वासिफ हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई वासिफ, बात कीजिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मेरे एक दांत में कीड़ी लगी है जिसकी वजह से मेरे सारे दांत खराब हो रहे हैं। दांत में कीड़ा लगा हुआ है आपके? जी, एक दांत में कीड़ा लगा तो जिसकी वजह से मेरे दांत खराब हो रहे हैं साहब। अच्छा, चलिए हम पूछ लेते हैं वासिफ, थैंक यू आपने हमें कॉल की। आपा मुझे ये बताइएगा, अरहम पूछना चाह रहे थे, एक तो पाँव की एड़ियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है उसके, और दूसरा ये कि उसके दांतों में येलो कलर है। जी, अच्छा, कुछ लोगों के दांतों का कलर येलो होता है, तो उसके लिए एक तो टी वाइटनर बनाना बहुत अच्छा है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, और आपको जो एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सुबह अगर एड़ी नहीं रखी जाती तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो आप जिंजर टी का इस्तेमाल करें, अदरक का कहवा बना के पिएँ। उसके साथ थोड़ा बड़ा गोश्त, प्रोटीन का इस्तेमाल कम करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और जो नेचुरल टी वाइटनर चाहते हैं वो तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर हर्बोलॉजी में देखें, हर्ब्स में देखे जाएं, तो कोई भी टूथपेस्ट आप उठाएं उसमें एक तस्वीर बनी हुई होती है, वो होती है लौंग। लौंग हमारी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है, ठीक है। और आपने क्या करना है, लौंग का तेल लेना है 2 कतरे, सिर्फ 2 कतरे लौंग का तेल आपने लिया, 2 कतरे आपने लिए टी ट्री ऑयल के, 2 कतरे आपने लिए। अब आप चाहें तो कोकोनट ऑयल ले लें, चाहें तो आप जो सरसों का तेल ले लें, ये आपके ऊपर, ये ऑप्शनल है। इसमें बस थोड़ा सा डालूंगी,
ये एक वक्त का आपके दांतों को साफ करने के, दांतों में ठंडा गरम लग रहा है, दांतों को सफ़ेद करना है, मसूड़ों को सही करना है, उसकी दवा बन गई। अब इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स किया दोनों को, और ये एयरबड जो कान साफ करने वाला है, इससे लेके आप अपने दांतों पे लगाएं। मैं लगा के बता देती हूँ। और ये प्रैक्टिस हर एक को हफ्ते में एक बार करनी चाहिए। ये लेकर इस तरह करके आप, ये आपका नेचुरल स्टेन रिमूवर है, यानी कि आपके दांतों पे जो स्टेन आ जाते हैं उनको ख़त्म करने में भी आपकी मदद करता है। और आपने ऐसे करके और यहाँ सिर्फ सामने नहीं करना है, बैक साइड पे भी करना है, पीछे के दांतों को भी साफ कर, जैसे हम टूथब्रश में पीछे भी ले जाते हैं, ऐसे करके ना। 2 मिनट लगा रहने दें। मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे मतलब कि ना मेरी आवाज़ में कुछ होगा, इतना अच्छा लगता है करने के बाद। और आपने इसको 2 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद आप गागल्स कर लें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अरे वाह भाई, बहुत ज्यादा अच्छा। ये तो आप घर में बैठे आराम से बिना खर्चा किए हुए सब कुछ कर सकते हैं। आप इतनी जबरदस्त चीजें बता रही हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नोमान इस कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी नोमान, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर बल्कीस साहिबा से कि जो हमारे वो एक तो ये बता रही थी दांतों, जो दांत हमारे येलोविश हो जाते हैं उसका था, और दूसरा वो कई दफा ब्लैक सा कम लग जाता है आपके दांतों पे ना, वो ब्लैक से हो जाते हैं, तो उस हवाले से भी मुझे थोड़ा बताएंगे कि उस पे हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी पूछ लेते। थैंक यू नोमान, आपने हमें कॉल की। अली शेर नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अली शेर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे दांतों का जो अंदर वाले साइड है ना जी, ये ऊपर और नीचे दोनों को, ये अंदर वाले साइड से बिल्कुल काले हो चुके हैं। अच्छा जी, मैं इसका दूं? ब्रश करते हैं वैसे आप? करता हूँ, मिसवाक कुछ करते हैं? 2 दफा करता हूँ। अच्छा चलिए मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। अली शेर का मसला है कि जी अंदर से दांत उनके ब्लैक हो जाते हैं, और एक हमारे कॉलर थे वासिफ, उन्होंने कहा मेरे एक दांत में कीड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह बाकी जगहों पर भी वो फैल रहा है और दांतों में इशू का है। 2 बहुत बड़ी बीमारियां हैं मुंह की, दांतों की। फिर मैं मुंह की 1-2 चीज़ों को अभी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक, दांतों को कीड़ा लगना, जैसे वो एक कॉलर ने कहा, जो कीड़ा लगना ये ऐसी बीमारी है जिसको हम डेंटल केरीज कहते हैं, कि इंसानों को जितनी बीमारियां लगती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ इज़ डेंटल केरीज। और इसकी वजह जो है जेनेटिक या बाकी चीज़ें तो शायद कम है, लेकिन प्रॉपर मुंह की सफाई ना करना वही इसकी वजह बनती है। और अगर एक दफ़ा कीड़ा लग जाए तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर वो दर्द नहीं भी हो रहा, खोड़ हो गई है, तो लाजमी नहीं है कि जब तक मुंह सूजेगा नहीं, पस नहीं पड़ेगी, आप पहले जाके दिखाएं। तो घर बैठ के उसका इलाज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये जो खोड़ हो जाती है इसकी वजह क्या होती है? डेंटल केरीज है। बहुत ज्यादा लोगों को मसला, या अंदर से दांत आपके अंदर से टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ। दांत अंदर से टूटते हैं, आपकी दाढ़ों के अंदर खला आना शुरू हो जाता है, फिर उसकी फिलिंग कराई जाती है। जो डेंटल केरीज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये इसी तरह है जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है। तो दिस इज अ बेसिकली केमिकल एंड पैरासिटिक प्रोसेस। इसमें मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो बची कुची खुराक जो दांतों के दरमियान फंसी रहती है, और ख़ास तौर पे मीठी, उसमें जो है उस केमिकल रिएक्शन होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि वो दांतों के दरमियान से शुरू होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है जब तक कि दांत टूट ना जाए। और ये ज़्यादातर 20s-30s के बाद होता है। अर्ली एज में दांतों की सतह पे कीड़ा लगता है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक दफ़ा अपना डेंटल चेकअप रूटीन में कराएं, ताकि जो छोटी खोड़ है उसका बहुत इजीली इलाज हो सकता है। दूसरी जो सब कॉलर्स पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि दांतों के ऊपर एक तय जम जाती है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, करेड़ा भी कहा जाता है, और उसी से एक मसूड़ों की बीमारी होती है जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, या पायरिया भी कहा जाता है। बेसिकली ये भी सफाई से रिलेटेड है जी। दांतों के ऊपर एक, अगर आपने सुबह ब्रश किया और शाम तक आप कुछ ना भी खाएं तो एक सफ़ेदी सी आ जाती है जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लाक। ठीक है, आपकी खुराक के ज़रात भी उस पर शामिल हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी जमा हो जाते हैं। अब होता यह है कि हम ब्रश तो कर रहे हैं, सामने सामने से कर रहे हैं, हम हर सरफेस को क्लीन नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। वो प्लाक जो है वो कई हफ्ते महीने पड़ा रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की सूरत बना लेता है, और वो फिर इस शक्ल में और वो उसको हम कहते हैं कैलकुलस। ठीक है। अच्छा आपा,
मुझे ये बताइएगा, एक तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ब्रश के हवाले से बात की, कुछ लोग तो इस तरह से ब्रश कर रहे होते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, या हमें दोपहर में नजर आ रहे होते हैं कि वो 10 साल का ब्रश बस आज ही रगड़ के साफ कर देंगे दांतों के ऊपर, वो इतना जोर जोर से रगड़ते हैं। इसको ब्रश करने के तरीक़ेकार और इसके औकाते कार क्या होते हैं बेहतरीन जो होते हैं, या कुल्ली हम लोग कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हम बस सारा हमारा काम हो गया है? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, जिन लोगों के मसूड़े सोच जाते हैं उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? जी देखिए, आप दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद तो आपने ब्रश लाजमी करना है, और ये तो आपने लाजमी करना है, कुल्ली लाजमी करना है। और आपको लगता है कि आपके दांत खराब हो रहे हैं तो फिर आप जो सख्त चीज़ें ना, जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं, सेब भी बहुत अच्छा होता है, अमरूद भी बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोग जो है मिसवाक तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप नीम का भी कर सकते हैं, आप पीलो का भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक दंदासा करते हैं ना, वो भी अपने मसूड़ों को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि मैं चित्राल की हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि जो अखरोट और दंदासा, उसका कलर आपके मसूड़ों पे आ जाता है। तो अगर आप दंदासा करते हैं तो दंदासा करने से पहले मसूड़ों पे सरसों का तेल लाजमी लगाएं, ताकि आपके दांत साफ हो, आपके मसूड़ों पे कलर ना आए। और जैसे वो कह रहे थे कि अंदर से मेरे दांत सारे जो हैं काले हो चुके हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि चीज़ें रह कर आखिर में वो पत्थर की तरह हो जाती हैं, उसके बाद आपके दांत हिलने लगते हैं। तो वो ऐसा ना हो। घर की कुछ हर्बल रेमेडी है, मैं बता देती हूँ। जैसे पायोरिया के लिए सबसे अच्छा अनार के फूल होते हैं, कि अनार के फूलों को उबाल कर उसकी कुल्लियाँ की जाए, तो उससे आपके दांत जम जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। और कुछ और हर्बल चीज़ें हैं, जैसे कोयला, कीकर के कोयला और नमक मिलाकर लोग पहले यही मंजन बना के करते थे, उनके दांत भी बहुत अच्छे होते। दांतों के बाद मसाइल, बीइंग अ नेचुरोपैथ, मेरी पैथी कहती है कि पेट से होते हैं। जो कॉन्स्टिपेटेड होगा उसके दांत खराब होंगे। एक तो ओरल हाइजीन तो है कि हम अपनी दांतों की सफाई नहीं करें, दूसरा आपके पेट के अमराज, पेट के मसाइल, एसिड्स, आपकी ग़िज़ा खाने का स्टाइल, वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका भी ख्याल रखा जाए, ताकि आपके दांत, क्योंकि देखिए आपके अगर ओरिजिनल दांत हैं तो ये आपको पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि बत्तीसी, जैसे बुजुर्ग हजरात होते हैं उनको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो जो लोग देख रहे हैं, आज से ही अपनी दांतों की हिफाजत करें, ताकि कल देर ना हो जाए और कि आप दूसरी बीमारियां ना पालें। एक और चीज़ हमारे हर्बोलॉजी में बहुत अच्छी है, जो दांतों के लिए बहुत अच्छा मंजन बनता है। अगर टाइम है तो मैं बता देती हूँ, बस जल्दी आप बता दें, जल्दी। ठीक है, गेरू है, और इसमें आपने लौंग का पाउडर थोड़ा सा मिक्स करना है और थोड़ा सा लाहौरी नमक। ठीक है, इनको आपने मिक्स कर दिया। जिनके दांत हिल रहे हैं, जिनके दांत मसूड़ों जो जगह छोड़ रहे हैं, इसमें आपने डालना है सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल डालकर फिर इससे शहादत की उंगली से, क्योंकि आप तकलीफ में हैं तो आप ये वाला ब्रश नहीं कर सकते। लोग ब्रश करना इसलिए भी छोड़ देते हैं कि उनको जो ब्रश है उसके जो वो हैं वो उससे उनको तकलीफ होती है। तो इसको मिक्स किया आपने, सही है। सरसों का तेल भी सफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये समझ लें कि आपका नेचुरल टूथपेस्ट बन गया। शहादत की उंगली आपके पास मौजूद है, अपने शहादत की उंगली पे लगाई, पूरे अच्छी तरीके से पीछे तक और आगे पीछे अंदर ऊपर से पूरी उंगली, क्योंकि आप शहादत की उंगली को आराम से आप अपने जो है पूरे ये अकलदार तक मूव कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से करके 5 मिनट रहने दें। जब थूक आ रहा है तो उसको निगलना नहीं है, उसको उगलना है। उसके बाद सादे पानी से आप जो है अपना कुल्ली करके अपने दांत साफ कर लें, इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। यानी ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसफा इकबाल, आपके भी वक्त का। और इसके साथ ही जिस तरह से दांतों के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो कोशिश करें कि जो तरीक़ेकार आपको बताए गए उन पे अमल करें, ताकि आपको किसी दूसरे शख्स को ये ना कहना पड़े कि बचपन में मेरा दांत चूहा ले गया था और इसके बाद फिर मेरा दांत वापस नहीं आया। तो मुझे इजाज़त दीजिए और आज के इस शो का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।